नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों का अगला क्लास शुरू होगा। कल कला क्या है, कला के विषय में चर्चा होगी। आज चर्चा होगी कला के प्रकार को लेकर। आज हम लोगों की हेडिंग रहेगी कला के प्रकार। कला के प्रकार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कला कई प्रकार की होती है, जिसमें कुछ कलाओं की हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद आधुनिक कला भी दो भागों में बांट दी गई है, उसको उसके बाद चर्चा किया जाएगा। ऐसे नॉर्मल में हम लोग देख लेते हैं कि कला कितने प्रकार की होती है। जैसे एक में वास्तु कला हो गई, मूर्ति कला हो गई, चित्रकला हो गई, मृदभांड कला हो गई, धातु कला हो गई। तो ये सब तो कला है जो हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसको एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला हम लोगों का हो गया वास्तु कला। वास्तु कला, इसी को स्थापत्य कला भी बोलते हैं। स्थापत्य कला। अब ये वास्तु कला या स्थापत्य कला क्या है? चीज बहुत छोटी सी है लेकिन समझना जरूरी है। भवन निर्माण यानी घरों का बनना, दुर्ग निर्माण यानी किला और दुर्ग जो राजा महाराजा बनवाते थे, मंदिरों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, स्तूप जो बौद्ध धर्म में बनते थे, चैत्य भी बौद्ध धर्म में बनते थे, और मकबरे ये मुस्लिम धर्म में बनते थे। ये जितनी चीजें होती है इसको हम लोग वास्तुकला या स्थापत्य कला की श्रेणी में रख सकते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि वास्तुकला या स्थापत्य कला किसे कहते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, भवन निर्माण, दुर्ग में ये सारी चीजें आती है। अब हम लोगों के दूसरी बात हम लोग बोले थे मूर्ति कला। अब ये मूर्ति कला क्या होती है? मूर्ति कला बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जान लीजिए पत्थर, धातु, मिट्टी, लकड़ी, किसी भी चीजों से छोटी बड़ी मूर्ति बनाने की क्रिया को ही मूर्ति कला कहते हैं। मूर्ति कला पत्थर की भी हो सकती है, धातु की भी हो सकती है, मिट्टी की भी हो सकती है। मूर्ति कला को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको उत्कीर्ण कला भी बोलते हैं। उत्कीर्ण कला या इसी को भास्कर कला भी बोलते हैं। भास्कर कला। मूर्ति कला के कितने नाम हो गए? मूर्ति कला तो है, इसको उत्कीर्ण कला भी कहते हैं और भास्कर कला भी कहते हैं। अब ये मूर्ति कला भी दो प्रकार की होती है। वास्तुकला तो अपनी जगह है, लेकिन ये मूर्ति कला दो प्रकार की होती है। इसको आप लोग सुने होंगे। मूर्ति कला के प्रकार दो प्रकार की हो गई आपकी। पहला हो गया हाई रिलीफ। हाई रिलीफ। दूसरा हो गया लो रिलीफ। अब हाई रिलीफ क्या है, लो रिलीफ क्या है? हाई रिलीफ जो होती है, जिस मूर्तियों को अधिक से अधिक उभारा जाए या उसको तराशा जाए, यानी कि जिस मूर्ति को जितना ज्यादा उभार दिया जाएगा, उसमें चेहरे, उसके शरीर की बनावट जितने ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से दिखेगी, उसको हम लोग हाई रिलीफ बोलेंगे। ये चारों तरफ से होती है, जिसके इसमें हाई रिलीफ की खासियत है कि हाई रिलीफ की मूर्ति जब आप देखेंगे, इसमें उसके हाथ, पैर, पीठ सब कुछ नजर आएंगी, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा उभार होता है। और लो रिलीफ क्या होता है? इसको हल्का तराशा जाता है। हल्का तराशा जाता है और इसको कह सकते हैं ज्यादा तराशा जाता है। ज्यादा तराशा जाता है। अब इसमें अंतर कैसे करेंगे? आप अपने पास के मंदिर में चले जाइए, वहां पे आपको दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, गणेश हो, हनुमान हो, अगर उनकी बड़ी मूर्तियां हैं तो आप उनमें चेहरा, उनके हाथ, उनके पैर सब कुछ नजर आएंगे। वो हाई रिलीफ की श्रेणी में आते हैं। चौराहे पर लगी हुई मूर्तियां भी हाई रिलीफ की श्रेणी में आती हैं, महापुरुषों की। और लो रिलीफ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा छोटे छोटे मंदिरों में। पीछे से पूरा पत्थर एक तरफ से ऐसे सपाट रहेगा और आगे सिर्फ चेहरा दिखेगा। ऐसी मूर्तियों को हम लोग लो रिलीफ कहते हैं। और मूर्ति की जो होती है 3D होती है। मूर्ति कला 3D होती है। 3D मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिआयामी, इंग्लिश में त्रिआयामी, और इंग्लिश में इसको 3 डायमेंशन बोलते हैं। 3 डायमेंशन या त्रिआयामी का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई
और ऊंचाई, और ऊंचाई तीनों चीजें देखने को मिले उसको हम लोग 3D बोलते हैं। आजकल चित्रकला भी 3D बनने लगी है, लेकिन मूर्ति कला, क्वेश्चन पूछेगा कि मूर्ति कला की विशेषता, मूर्ति कला 3 डायमेंशन होती है। तो ये हो गई हम लोगों की चित्रकला। मूर्ति कला, अब इसका जस्ट अपोजिट रख लीजिए, इसको याद रखिएगा। चित्रकला और मूर्ति कला में बेसिक अंतर क्या है? चित्रकला 2D होती है, यानी द्विआयामी, द्विआयामी, आयामी। आज के जमाने में चित्रकला भी छाया प्रकाश का प्रयोग करके 3D बनने लगा, लेकिन चित्रकला को मूलतः 2D ही माना जाता है। तो हम लोगों का हो गया वास्तुकला या स्थापत्य कला, चित्र मूर्ति कला। अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे चित्रकला। अब आ गए हम लोग चित्रकला पे, तो चित्रकला देखेंगे। अब अगली हेडिंग हम लोगों की हो जाएगी चित्रकला। चित्रकला जैसा कि पहले ही बता चुके कि चित्रकला क्या है? 2D है पहले। और चित्रकला होती क्या है? चित्रकला कपड़े पे, दीवारों पे, छतों पे, स्तंभों पे, इन सब चीजों पे जो आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे दीवार, छत, दीवार, स्तंभ हो गया, इन सब चीजों पे, कपड़ा हो गया आपका, वस्त्र हो गया। पहले के जमाने में भोजपत्रों पे बनाया जाता था। जो आकृतियां बनाई जाती हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं दीवार, छत, स्तंभ, दीवार, छत, स्तंभ, वस्त्र, वस्त्र के बाद आपका कागज, दीवार, छत, स्तंभ, वस्त्र, कागज, इन सब चीजों पे जो चित्र बनाए जाते हैं, इस पर बनाए गए चित्र, इस पे बनाए गए चित्र, इसको हम लोग कहते हैं चित्रकला। और चित्रकला होता कैसा है? 2D होता है, नहीं द्विआयामी होता है। द्विआयामी का मतलब इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। इसमें ये आपका 2D है ना, 2D से लाते हैं। इसमें लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। ये हो गई चित्रकला। अब अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे मृदभांड। मृदभांड कला। मृदभांड कला, मृदभांड जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मृद भांड। मृद का मतलब मिट्टी, भांड का मतलब बर्तन, यानी कि मिट्टियों से बने, मिट्टी से बर्तन बनाने की कला को मृदभांड कला कहते हैं। मिट्टी से बर्तन बनाने की कला बहुत पहले विकसित हो चुकी थी। मिट्टी से बर्तन बनाने की कला को मृदभांड कला कहते हैं। इस पे चित्रकारी करिए या सादा बनाइए, यानी कि अपने आप में इसको जो बना रहे हैं, एक स्वरूप दे रहे हैं, एक आकार दे रहे हैं, तो ये अपने आप में एक कला है। इस कला को क्या कहते हैं? मृदभांड कला। अब अगली हेडिंग हम लोगों की हो जाएगी मुद्रा कला। अभी मुद्रा कला क्या है? मुद्रा कला मतलब, मुद्रा मतलब पैसा, यानी सिक्कों पे, सिक्कों या मोहरों पे। सिक्का, पहले के जमाने में मोहर मिलती थी, आज के जमाने में तो हम लोग देखे नहीं, हम लोगों की जनरेशन तो नहीं देखी, लेकिन पिताजी से पूछेंगे बता देंगे। सिक्कों या मोहरों के ऊपर की चित्रकारी। चित्रकारी के साथ साथ इसको बनाना, यानी कि चित्रकारी के साथ साथ मुद्रा को बनाना। कहने का मतलब यह है कि सिक्का कैसा रहेगा या मोहर कैसी रहेगी, चौकोर रहेगी, गोल रहेगी, कितना आकार रहेगा, कितना मोटा रहेगा, इस कला को, और उसके ऊपर कौन सी चित्रकारी की जाएगी, इस कला को मुद्रा कला कहा जाता है। यानी सिक्का या मोहर के ऊपर की गई चित्रकारी को,
या सिक्कों या मोहरों के ऊपर चित्रकारी के साथ साथ मुद्रा किस आकार में बनाई जाएगी, इस कला को हम लोग मुद्रा कला कहते हैं। अब हम लोगों की अगली हेडिंग हो जाएगी धातु कला। अब धातु कला क्या होती है? धातु कला, धातु कला का मतलब कांसा, तांबा अथवा पीतल से। कांसा, तांबा अथवा पीतल से। किससे? कांसा, तांबा अथवा पीतल या अन्य ऐसी धातुएं, अन्य ऐसी धातुओं से बनाई गई आकृति को हम लोग धातु कला कहते हैं। कांसा से, पीतल से या ऐसी जो मिलती जुलती धातुएं हो गई या लोहा हो गया, इससे जो बनाई गई कलाकारी होती है उस कला को हम लोग धातु कला कहते हैं। ये तो हो गया समझने के लिए। अब हम लोग आते हैं, अब जान लेते हैं कि सिलेबस के अनुसार कला की, ये हो गए कि कला के प्रकार हो गए। ये प्राचीन काल में इसको माना जाता था। आधुनिक काल में कला सिर्फ 2 प्रकार की मानी जाती है, जिसको हीगल ने वर्गीकृत किया है। उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी यहाँ तक। अब हम लोग आ जाते हैं कला की अवधारणाएं। कला की अवधारणाएं मतलब कि कला के विषय में, भारतीय कला के विषय में या पाश्चात्य कला के विषय में विद्वानों ने क्या क्या मत व्यक्त किए हैं, उसी मत को जानना है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कौन क्या कहा है उसी चीज को समझना है और उनके कथनों को याद करना, उसी को हम लोग बोलते हैं कला की अवधारणाएं, जिसमें अनेक विद्वानों के अपने अपने तथ्य हैं। पहला इसमें हम लोग रख लेते हैं प्लेटो को। प्लेटो कहाँ का रहने वाला था? ग्रीक का। आज उसको क्या बोलते हैं? यूनान या ग्रीक का। अब अनेक विद्वानों ने कला को अपने अपने ढंग से, अनेक विद्वानों ने कला को अलग अलग परिभाषित किया है। बहुत सारे लोग इसको परिभाषित किए हैं, इसीलिए हम पहले वाली क्लास में बोले थे कि कला का कोई एक परिभाषा देना नामुमकिन है। तो अनेक विद्वानों ने कला को अलग अलग परिभाषित किया, लेकिन सारे विद्वानों को अगर पढ़ते रहेंगे तो हम लोग इसी चैप्टर में रह जाएंगे। हम लोग सिर्फ उतना जानना जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला हम लोगों का आता है प्लेटो। प्लेटो कहाँ का था? ग्रीक का। ग्रीक, इसी को यूनान भी बोलते हैं। इसका एक फेमस कथन है, कला सत्य की अनुकृति है। कला क्या है? कला सत्य की अनुकृति है। याद रखिएगा, एक लाइन का है, कला सत्य की अनुकृति है। कौन बोला था? प्लेटो। इसको घुमा के क्वेश्चन पूछता है, सत्य की अनुकृति कौन कहा था? तो प्लेटो। एक लाइन में याद रखिएगा, कला सत्य की अनुकृति है, प्लेटो। ये कहाँ का रहने वाला था? ग्रीक या यूनान का। दूसरा हम लोगों का हो जाता है, ये तो हो गए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हो जाएंगे अरस्तु। ये भी वहीं के रहने वाले हैं, ग्रीक के। ये बोलते हैं कला सत्य की अनुकृति है, और ये थोड़ा सा उसमें परिवर्तित करते हैं, कहते हैं कला प्रकृति की नकल है। प्रकृति की नकल है। क्या बोलते हैं? कला प्रकृति की नकल है, या ये प्रकृति का अनुकरण कहते हैं, या कला। एक और इनका कथन है, ऐसे दूसरे घुमा के पूछते हैं, कला अनुकरण है। किसका अनुकरण है भैया? प्रकृति का है। यह कला अनुकरण है। ये दोनों एक ही कथन है, लेकिन दो तरह से कहा गया है। कला प्रकृति की नकल है,
या कला अनुकरण है। अनुकरण का मतलब भी नकल होता है। ये सत्य की नकल मानते हैं प्लेटो और ये प्रकृति की नकल मानते हैं अरस्तु। इन दोनों लोगों में बस इतना सा ही डिफरेंट है, सत्य की अनुकृति प्लेटो मानते हैं और प्रकृति का अनुकरण अरस्तु मानते हैं। अब इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे आएंगे, ग्रीक से निकलेंगे तो हम लोग जर्मनी चलेंगे। हीगल महोदय क्या कहते हैं? हीगल, हीगल दार्शनिक है जर्मनी के। हीगल जर्मनी के जो दार्शनिक है बोलते हैं कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। लिख लीजिए, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, किसका कथन है? हीगल का, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। अब हम लोगों का अगला जो दार्शनिक है ये क्रोचे है। मैं सिर्फ उतने ही लोगों को बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये इटली का रहने वाला है। क्रोचे का क्या कथन है? क्रोचे कहता है कि कला व प्रभाव की आंतरिक अनुभूति है। कला व प्रभावों की, कला व इसके कहने का मतलब वाह प्रभाव यानी जो बाहरी प्रभाव होता है, वाह प्रभावों की आंतरिक या आंतरिक अनुभूति, मतलब कि हम लोग जो हमारे ऊपर बाहरी प्रभाव पड़ते हैं तो उसके बाद हम लोगों के अंदर जो भावना उत्पन्न होती है उसको हम लोग जब उभारते हैं तो वही कला है। कला वाह प्रभाव की आंतरिक अनुभूति है। कला वाह प्रभाव की अनुभूति है। ये है आपके क्रोचे का। अब ये चार लोगों को तो याद कर लीजिए। कला सत्य की अनुकृति है प्लेटो, कला प्रकृति की नकल है अरस्तु, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है हीगल जर्मनी, और क्रोचे का कथन है कि कला वाह प्रभावों की आंतरिक अनुभूति है। इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहां से एक ठोक जरूर पूछा जाएगा इनके कथन से, चाहे ईगल को पूछ ले, अरस्तु को पूछ ले, प्लेटो को पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर। 4 नंबर हो गया। अब हम लोगों का पांचवा है। पांचवा नंबर पे हम लोगों के आ जाएंगे फ्रायड। फ्रायड है ब्रिटेन के, फ्रायड है ब्रिटेन के। इनका फेमस कथन है कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है, ये फ्रायड का कथन है। अब 6वें नंबर पे फ्रायड हो गए। अब 6वें नंबर पे हम लोग भारत में आ जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को लिख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो भारत के हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। इनका कथन है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अब 7वें नंबर पे हो जाएंगे, जगह तो है, रस्किन। इनको यहाँ इसलिए लिखा, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इनका कथन मिलता जुलता है।
कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। अब इसमें से कौन किसकी नकल मारा है आप लोग समझ लीजिए। रस्किन ब्रिटेन के जो है क्या कहते हैं, कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, और रविंद्रनाथ टैगोर बस भाव खत्म करके वहां अपनी लगा देते हैं, अपनी अभिव्यक्ति, और इनका भी एक कथन हो जाता है। तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, जब अपनी अभिव्यक्ति होगी तो रविंद्रनाथ टैगोर, अपने भावों की अभिव्यक्ति होगी तो रस्किन की हो जाएगी। अब सब लोग बोले तो गांधी जी कैसे पीछे रहेंगे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का फेमस कथन है, कला में मनुष्य कला आत्मा कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत रूप है। कला आत्मा का संगीत रूप, कला आत्मा का संगीत, कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत रूप है, ईश्वरीय संगीत रूप है। कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत रूप है। ये महात्मा गांधी का कथन है। संगीत देख लीजिए, संगीत जो है सिर्फ कला में संगीत को जोड़े महात्मा गांधी, भावों की अभिव्यक्ति रस्किन, अपनी अभिव्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर, दमित वासनाओं को उभरा हुआ रूप फ्रायड, सत्य की अनुकृति प्लेटो, अनुकरण या प्रकृति की नकल अरस्तु, वाय प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति क्रोचे, और क्रोचे हो गया, और वाय प्रभाव के ठीक आदि भौतिक सत्ताओं को व्यक्त करने का माध्यम हीगल। अब इतने लोग हो गए, एक और बचे हुए हैं पाब्लो पिकासो 9वें नंबर पे। पाब्लो पिकासो, पाब्लो पिकासो ये स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं ये? स्पेन के। पाब्लो पिकासो स्पेन के रहने वाले थे। इनका कथन है कि कला एक ऐसा असत्य है, कला एक ऐसा असत्य है जिससे हमें सत्य की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है। पाब्लो पिकासो का कथन, कला एक ऐसा असत्य है जिससे हमें सत्य की अनुभूति होती है। ये हो गए कुछ प्रमुख दार्शनिकों की अवधारणा है कि कौन किसके बारे में क्या कहा है। अब हम लोग शुरू करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति। भारतीय कला एवं संस्कृति। किसी भी देश की संस्कृति, उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों, कलात्मक और आध्यात्मिक वैज्ञानिक या कलात्मक जो उपलब्धियां होती है, उससे किसी भी देश की संस्कृति का पता चलता है। तो भारतीय कला की जो भारतीय कला एवं संस्कृति है, लगभग कितने वर्षों की है? 5000 वर्षों की है। 5000 वर्षों की है। अब तो लगभग 7000 वर्षों हो गया है, लेकिन अभी किताबों में अपडेट नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन जो भी बनते हैं 5000 वर्षों तक, यानी कि भारतीय कला के यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारतीय कला का इतिहास कितना पुराना है? 5000 वर्षों की। भारतीय कला एवं संस्कृति का इतिहास कितना पुराना है? 5000 वर्षों का है। ठीक, धीरे धीरे हम लोग विकास करके अब तो 7000 हो गया है, लेकिन आपको अभी भी क्वेश्चन में 5000 माना जाता है। इस पे ध्यान दीजिएगा।
अब संस्कृति पता चल गया, कला के अवधारणाएं पता चल गई, हम लोग ये देख लिए कि कला के ऐसे कितने प्रकार होते हैं। लेकिन आधुनिक समय में कला कितने प्रकार के होते हैं? आधुनिक समय में कला के प्रकार, आधुनिक समय में कला के प्रकार सिर्फ दो माने जाते हैं, एक उपयोगी कला और एक ललित कला। पहला हो जाएगा हम लोगों का उपयोगी कला और दूसरा हो जाएगा ललित कला। अब ये उपयोगी कला क्या है और ललित कला क्या है? उपयोगी कला की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, यानी कि मृदभांड कला, बढ़ईगिरी, भवन निर्माण, गहना बनाना, बर्तन बनाने, सारी चीज जो हम लोग दैनिक जीवन में जिस चीजों का उपयोग करते हैं उसको बनाने की क्रिया को हम लोग उपयोगी कला के अंतर्गत रखेंगे। इसमें आपके बढ़ईगिरी आ जाएंगे, कुम्हार आ जाएंगे, शिल्प आ जाएंगे, और जो समाज जो हम लोगों के सोसाइटी में जिस चीजों का प्रयोग होता है उसको बनाने की प्रक्रिया को हम लोग उपयोगी कला के श्रेणी में रख सकते हैं। अब दूसरा हो गया ललित कला। तो उपयोगी कला की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब ललित कला, ललित कला क्या होती है? सौंदर्य प्रधान होती है। सौंदर्य प्रधान, सौंदर्य प्रधान का मतलब कि ऐसी कला जिसको देखने के बाद हम लोगों को आनंद की अनुभूति हो, उसे हम लोग सौंदर्य कला की श्रेणी में रखते हैं। तो ललित कला क्या होगी? सौंदर्य प्रधान होगी। ललित कला का वर्गीकरण, ललित कला का वर्गीकरण हीगल नामक पाश्चात्य दार्शनिक ने किया। हीगल नामक पाश्चात्य दार्शनिक, एक पाश्चात्य दार्शनिक हुए हीगल, इन्होंने ललित कला का वर्गीकरण किया और इन्होंने कला को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है? हीगल महोदय ने कला को 5 भागों में बांटा। कौन सी कला को 5 भागों में बांटा? ललित कला को 5 भागों में बांटा, जिसमें पहला ये रखते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य, रुकिए इसको ऊपर लिखते हैं, इसको तो इसमें थोड़ा समझाना है तो इसको हम ऊपर लिखते हैं। स्लो लग रहा होगा तो फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा। हाँ, तो हीगल, हीगल जो है, हीगल महोदय ललित कला को कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में, 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों में ही बांट देते हैं, जिसमें पहला नंबर पे रखते हैं स्थापत्य को, स्थापत्य कला को। दूसरे नंबर पे रख लेते हैं मूर्ति कला को। तीसरे नंबर पे रखते हैं चित्रकला को। पहले नंबर पे स्थापत्य कला, दूसरे नंबर पे मूर्ति कला, तीसरे नंबर पर चित्रकला, चौथे नंबर पे संगीत कला को रखते हैं। संगीत कला को, और 5वें नंबर पे रखते हैं काव्य कला को। ये ललित कला का वर्गीकरण हीगल ने किया है 5 प्रकार में, जिसमें ये स्थापत्य कला भी सौंदर्य प्रधान के अंतर्गत आती है, क्योंकि अगर हम लोग सुंदर मकान देखें तो एक आनंद की अनुभूति होगी, यानी कि मन प्रसन्न होगा, तो ये भी ललित कला के अंतर्गत आ जाता है। मूर्ति कला भी, सुंदर मूर्ति देखने के बाद आनंद की अनुभूति होती है, तो ये भी ललित कला के अंतर्गत आता है। सुंदर चित्र देखने के बाद भी सौंदर्य की अनुभूति होती है, तो ये भी ललित कला में आ जाएगा। संगीत सुनने के बाद एक आनंद की अनुभूति होती है, तो संगीत कला भी सौंदर्य प्रदान हो जाएगा। और ललित काव्य कला, एक सुंदर काव्य पाठ अगर आपके सामने हो रहा है या आप खुद पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर आनंद की अनुभूति होगी, इसी को ये भी ललित कला के अंतर्गत आएगा। अब हीगल महोदय ने स्थापत्य कला को
निम्न कला माना है। निम्न कला माना है। ललित कला में जो स्थापत्य कला है इसको इन्होंने निम्न कला माना है और सबसे उच्च इन्होंने काव्य कला को माना। काव्य कला को उच्च काव्य कला को माना है। इसके लिए कहते हैं कि क्यों एक काव्य कला को उच्च मानते हैं और निम्न कला स्थापत्य कला को क्यों मानते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि काव्य कला में जो रस की अनुभूति होती है, जो रसास्वादन होता है, वो किसी भी कला में वैसा नहीं हो सकता। स्थापत्य कला में स्थापत्य कला सीख के बनाई जा सकती है, मूर्ति कला भी सीख के बनाई जा सकती है, चित्रकला में भी उतना रस नहीं उत्पन्न हो सकता। संगीत कला में रस उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटों का प्रयोग किया जाता है, कि काव्य कला जो है ये अपने आप में उच्च कला है, क्योंकि इससे रस की अनुभूति हम लोगों को होती है। तो इस तरह हम लोग देख लेंगे कि नीचे से ऊपर जाइए। जैसे नीचे आपका ऊपर वाला सबसे निम्न और नीचे वाला सबसे उच्च। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हीगल के वर्गीकरण में सबसे उच्च स्थान पर किस कला को रखा जाता है, तो हीगल के वर्गीकरण में ललित कला का जो वर्गीकरण है उसमें काव्य कला को सबसे ऊपर रखा जाता है और स्थापत्य कला को सबसे निम्न रखा जाता है। लेकिन अगर उसका वर्गीकरण पूछेगा तो वर्गीकरण के अंतर्गत उसका जो उसकी कलाएं हैं उसमें सबसे उच्च कौन सी कला है, 5वें नंबर की कला काव्य कला, यानी कि निम्न से उच्च और उच्च से निम्न। अगर आप ऐसे देखेंगे तो निम्न कला सबसे ऊपर जो 1 नंबर पे रखेगी उसको निम्न। मेरे कहने का मतलब है जो सबसे ऊपर रखी गई है वो निम्न कला और जो सबसे नीचे रखी गई है वो उच्च कला है। ये हीगल का वर्गीकरण है। तो हम लोग हीगल का वर्गीकरण कर दिए। कला आधुनिक समय में कला को कितने भागों में बांटते हैं, एक बार रिवीजन ऐसे कर लेते हैं। आधुनिक काल में कला को 2 भागों में बांटा जाता है, उपयोगी कला और ललित कला। ललित कला के 5 भाग: स्थापत्य, मूर्ति, चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला। हीगल ने इसका वर्गीकरण किया और सबसे उच्च कला कौन मानी जाती है, काव्य कला। सबसे निम्न कला कौन है, स्थापत्य कला। इतनी चीजें आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हम लोग वर्गीकरण देख लिए। अब इसकी 5 प्रकार की जो कलाएं थी आपको रिवीजन भी करा दिए, जिसमें आपकी एक काव्य कला क्यों इसको उच्च माना है, क्योंकि काव्य कला जो है ये अर्थ प्रधान है। अर्थ प्रधान है। संगीत कला जो है, संगीत कला है जो है यह ध्वनि प्रधान है, इसमें ध्वनि का महत्व है। और अन्य जो तीनों कलाएं होंगी, अन्य तीनों कला मतलब स्थापत्य, मूर्ति और चित्र, ये रूप प्रधान है। रूप प्रधान है। इसी कारण से हीगल ने काव्य कला को उच्च माना, क्योंकि वो कहता है कि काव्य से हमें अर्थ, कोई छोटी सी लाइन है लेकिन उससे बहुत बड़ा अर्थ मिलता है, इसी वजह से इसको उच्च माना। दूसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो संगीत कला को रखा है, क्योंकि इसमें ध्वनि की प्रधानता है। और अन्य तीनों कलाओं में इनको रूप प्रधान माना गया, जिसमें स्थापत्य कला को निम्न मानता है, उससे ऊपर मूर्ति कला को, फिर चित्रकला को, फिर संगीत, फिर काव्य, यानी सबसे उच्च कौन हो गया, काव्य कला। तो हम लोगों का ये हीगल का वर्गीकरण लगभग कंप्लीट हो गया।